तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मैरून फाइल्स से ली गई एक बेहद खौफनाक और सच्ची अलौकिक घटना की गहराई से पड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक ऐसी घटना है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उन अनदेखी ताकतों के बीच के बारीक अंतर को बहुत ही भयावह तरीके से सामने रखती है। ज़रा सोचिए, क्या होता है जब घर लौटने का एक बेहद मामूली सा सफ़र अचानक किसी जानलेवा अलौकिक शक्ति से टकरा जाए। 2022 में जो हुआ वो इस बात का खौफनाक सबूत है कि कैसे बस एक गलत मोड़ और कुछ अनजाने फैसले किसी की भी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए पलट सकते हैं। आइए उस मनहूस रात की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। जतिन और निखिल नाम के दो दोस्त अपने एक और दोस्त रवि की बहन की शादी में शामिल होने के लिए दोपहर 2 बजे निकलते हैं। रात करीब 12 बजे शादी के कार्यक्रम खत्म होते हैं, लेकिन बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो रात 2 बजे तक आग के पास बैठकर इंतजार करते हैं। और फिर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच उनका वो सफर शुरू होता है जिसे सच कहूं तो कभी शुरू नहीं होना चाहिए था। और पता है इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा क्या है? एक बहुत ही साफ चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। रवि के परिवार ने उन्हें इतनी रात को जाने से साफ मना किया था, लेकिन निखिल वापस लौटने की जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार हार मानकर रवि के पिता ने चेतावनी देते हुए कहा, आराम से जाना और घर पहुंचते ही फोन करना। रास्ते के लिए उन्होंने लड्डू का एक डिब्बा भी दिया जो मोटरसाइकिल की डिक्की में रख लिया गया। यकीन मानिए ये छोटी सी बात आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब यहां आता है वो घातक फैसला। उनके पास 2 रास्ते थे। एक था मुख्य रास्ता जो थोड़ा लंबा था लेकिन सुरक्षित और रोशनी से भरा था, और दूसरा था एक शॉर्टकट, एक कच्चा सुनसान रास्ता जो फतेहपुर आरटीओ ऑफिस के पास से गुजरता था। बस जल्दी पहुंचने की चाह में निखिल ने इसी शॉर्टकट को चुना। भाग 1, आम के पेड़ का रहस्य। यहीं से उस कच्चे रास्ते पर इस पूरी घटना का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। रास्ते में जाते हुए एक पल ऐसा आया जिसने जतिन को अंदर तक डरा दिया। जरा कल्पना कीजिए, जिस कच्चे रास्ते पर वो जा रहे थे वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर एक पोस्टमार्टम हाउस मौजूद था। उस सुनसान सड़क पर पोस्टमार्टम हाउस की एम्बुलेंस का आना जाना ये ख्याल ही कंपा देने वाला था। इसी घबराहट में जतिन ने निखिल से मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाने को कहा ताकि वो जल्दी से किसी पक्की सड़क पर पहुंच सके। लेकिन पक्की सड़क पर आते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने तबाही का रास्ता खोल दिया। निखिल ने डिक्की में रखी बची हुई शराब पीने की जिद की। एक 90 डिग्री मोड़ के पास एक बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने शराब पी। तभी जतिन ने उस पेड़ के पत्तों के बीच एक लड़की को उन्हें घूरते हुए देखा। डर के मारे शराब की महक छिपाने के लिए उन्होंने डिक्की से निकालकर वो लड्डू भी खा लिए। जैसे वो वहां से भागे, मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई, और फिर जब चालू हुई तो ऐसा लगा मानो उस पर पीछे कोई बहुत भारी वजन रख दिया गया हो। बाइक का हर एक पुर्जा बुरी तरह चरमरा रहा था। यहाँ पर इस घटना का सांस्कृतिक समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सुनसान इलाकों में भटकने वाली आत्माएं शराब और मिठाइयों की गंध की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं। उस रात उस आम के पेड़ के नीचे रुकना, शराब पीना और फिर मिठाई खाना, ये सब अनजाने में उस आत्मा को खुला निमंत्रण देने जैसा था। बिल्कुल आग से खेलने वाली बात। भाग 2, खौफ की शुरुआत। अब हम घटना के उस चरण में आते हैं जब निखिल अपने घर लौट आता है। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। घर पहुंचने के बाद जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। पहली ही रात निखिल की मां ने उसके कमरे में 20-25 साल की एक आंख वाली लड़की को बैठे देखा। निखिल को ऐसा भयंकर बुखार रहने लगा जिस पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। उससे स्लीप पैरालिसिस होने लगा। वो आत्मा छत और दीवारों से चिपक कर चलती थी, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा। पूरे 3 महीने बाद एक पार्ट में निखिल ने जतिन के सामने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि वो अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। तो यह सबसे अहम सवाल ये उठता है कि दोनों दोस्तों के साथ अलग अलग चीजें क्यों हुई। एक स्थानीय बाबा के अनुसार सबसे बड़ा फर्क आध्यात्मिक सुरक्षा का था। पेड़ के पास निखिल ने शराब पी और मिठाई खाई, जबकि जतिन लगातार वहां से चलने की बात कह रहा था। जतिन की मां धार्मिक अनुष्ठान करती थीं, रुद्राक्ष पहनती थीं और उनके घर को बाकायदा मौलवी द्वारा मंत्रों से सुरक्षित किया गया था। इन्हीं कारणों से वो शक्ति जतिन को छोड़कर पूरी तरह से असुरक्षित निखिल से जुड़ गई। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ती है। बाबा ने उस शक्ति की दर्दनाक पृष्ठभूमि का खुलासा किया। वो एक 23 साल की युवती थी जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका शरीर उसी पास के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था और तब से उसकी आत्मा उस आम के पेड़ पर भटक रही थी।
और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो भटकी हुई आत्मा अब निखिल को अपना पति मानने लगी थी। भाग 3 आध्यात्मिक मदद की तलाश। जैसे जैसे निखिल की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती रही, परिवार में दहशत का माहौल बन गया। अब उन्होंने हर संभव आध्यात्मिक रास्ता खोजना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ हताश प्रयासों का एक ऐसा सिलसिला जो एक के बाद एक बस विफल होता चला गया। सबसे पहले एक स्थानीय बाबा की मदद ली गई, जिन्होंने नमक का घेरा बनाकर एक धागा बांधा, जिससे कुछ दिन राहत रही। लेकिन फिर हालत और बिगड़ गई। उसके बाद परिवार एक अंधे महाराज जी के पास पहुंचा, जिन्होंने साफ कह दिया कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। आखिरकार एक आखिरी उम्मीद के रूप में मेहंदीपुर बालाजी जाने का आपातकालीन फैसला लिया गया। वो मेरा है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, कोई उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। महाराज जी के पास जाने से ठीक एक रात पहले निखिल के भीतर मौजूद उस आत्मा ने चीखते हुए ये भयानक बात कही थी। ये साफ दिखाता है कि वो आत्मा किसी भी कीमत पर निखिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। भाग 4 दुखद अंत। इसी के साथ हम इस केस फाइल के अंतिम और सबसे दर्दनाक अध्याय की ओर बढ़ते हैं। वो आखिरी यात्रा कुछ इस तरह शुरू हुई। परिवार मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना होता है। मंजिल से लगभग 120 किलोमीटर पहले वो एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। उस समय तक सब कुछ सामान्य था, निखिल शांत था। लेकिन जब वो कार में वापस लौटते हैं तो वो बेहोश मिलता है। आनंद फानन में उसे 13 किलोमीटर दूर एक नर्सिंग होम ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। बालाजी के सुरक्षित परिसर तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। इस पूरी घटना ने पीछे जो छोड़ा वो बस तबाही थी। एक परिवार पूरी तरह से टूट गया। अंतिम संस्कार में दुख और गुस्से का माहौल था। निखिल की मां और बुआ ने इस पूरी त्रासदी का दोष जतिन पर मढ़ दिया, यहां तक कि उसके साथ हाथापाई भी हुई। बचपन की वो गहरी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए एक कड़वी दुश्मनी में बदल गई। पीछे छूट जाने वाले के लिए जिंदगी कितनी भारी हो जाती है, ये हम जतिन की स्थिति से समझ सकते हैं। अंतिम संस्कार के बाद लगातार 14 दिनों तक उसे निखिल के डरावने सपने आते रहे। सपने में निखिल बस यही कहता था, अगर तुमने मुझे रोक लिया होता तो मैं आज जिंदा होता। इस गहरे मनोवैज्ञानिक आघात और डर के कारण जतिन को ताउम्र सुरक्षा ताबीज पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर इस पूरी घटना के सबसे बड़ी मानवीय कीमत कुछ है तो वो है ये अपराध बोध। जतिन के ये शब्द उसी दर्द को दर्शाते हैं। एक अकेला व्यक्ति जो उस रात बच निकला, वो आज भी उस अपराधबोध और उस एक काश के बोझ तले दबा हुआ है कि काश किसी भी तरह से वो अपने दोस्त को उस रास्ते पर जाने से रोक पाता। आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही भयानक सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। एक सुरक्षित सफ़र और एक जानलेवा अलौकिक शक्ति से टकराव के बीच की लकीर आखिर कितनी कमज़ोर होती है। महज एक गलत फैसला, एक गलत रास्ते का चुनाव और परिणाम इतने भयावह हो सकते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।